हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हमारा वन शॉट का चैप्टर है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का करेंगे हम वन शॉट में रिवीजन। पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स और इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या हैं। एक्चुअली जो केमिकल काइनेटिक्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका, और ये हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है उसके रेट के बारे में बताता है। फैक्टर्स पढ़ते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और क्या मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का। ये सब जो डील करती है जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिस चीज़ से, उसे ही हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा जो मेन फोकस है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रिएक्शन को कैटेगरी में डिवाइड किया है। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जैसे ही आपने दो रिएक्टेंट को मिलाया फटाफट प्रोडक्ट बन गया, इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट बन गया। जैसे कि आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन में आपने क्या किया, AgNO3 के अंदर आपने NaCl डाला, फटाफट AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, डालते ही तुरंत आ गया। तो जो ऐसी रिएक्शन होती है उनको वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आयनिक रिएक्शन हो गई, कंबशन रिएक्शन हो गई, एकदम से ऑक्सीजन मिली उसको और CO2 और H2 में कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सप्लोसिव रिएक्शंस हुई, दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन। और इन रिएक्शन का ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये रिएक्शन हमारे काम की नहीं है, मतलब हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। नेक्स्ट है हमारी वेरी स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है, सालों लग जाते हैं इन रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अगर हम इनकी स्टडी करने बैठ जाएंगे तो हमें भी सालों लग जाएंगे, हम एक रिएक्शन में कई कई साल लगा देंगे उसकी स्टडी करने में। तो इसीलिए जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है ना, ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, हम इनकी भी स्टडी नहीं करते। हम रेट निकालने के लिए उन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जो इन दोनों कैटेगरी के बीच में आती हैं। अच्छा, वेरी स्लो रिएक्शन कौन कौन सी है हमारी? जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग की जो प्रोसेस है ना बहुत धीरे प्रोसेस होती है, बहुत धीरे धीरे चलती रहती है वो प्रोसेस, सालों तक चलती रहती है। फर्मेंटेशन बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। तो दीज आर वेरी स्लो रिएक्शन। और इन दोनों के रिएक्शन के बीच में आती है हमारी मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। ना तो ये बहुत फास्ट है ना ही ये बहुत स्लो है, ये ऐसी रिएक्शन है कि ठीक है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये कंप्लीट हो जाती हैं और हम आराम से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, उन रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन पर ही पूरा हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है वो टिका हुआ है, हम इन्हीं की स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अच्छा, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जिस स्पीड से या वेलोसिटी से कोई रिएक्शन चल रही होती है उसे ही उसका रेट कहते हैं। भाई रेट यहाँ पे एक तो होता है कि आप कुछ खरीदने जाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं क्या रेट है इसका, आप कॉस्ट पूछ रहे होते हो, वो आपको बताता है कि 10 रुपये मीटर है, यानी कि 10 रुपये 1 मीटर का है। तो इसी तरह यहाँ पर जब हम रेट निकालते हैं रिएक्शन का तो ये हमें बताता है कि इतने पर्टिकुलर सेकेंड में, इतने पर्टिकुलर टाइम में रिएक्शन कितनी प्रोसीड कर गई। अब जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज अ रिएक्शन। ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज अ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। तो जब रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। भाई रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और धीरे धीरे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो जब ये R, जो भी मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट जो R लिया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब धीरे धीरे कम होगी यानी कि वो धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर होगा। तो अगर मैं R की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ, अगर मैं R की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो R की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R विद द टाइम। कि जो R की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ किस तरह से कम हो रही है, वही तो हुआ इसका R का ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसको लिखूं रिएक्शन की फॉर्म में तो माइनस साइन क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये सिर्फ ये बता रहा है,
हम इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। माइनस साइन क्या बता रहा है हमें कि R की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर आपको कहीं पर इस तरह से लिख कर दे दे तो आप समझ जाओगे कि ये ना रिएक्टेंट होगा रिएक्शन का, और माइनस बता रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट क्या है, बन रहा है, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम टेकन। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। डेल्टा क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। भाई 10 मिनट पहले कितनी थी या इनिशियली कितनी थी और अब कितनी है, जब आपने रिएक्शन में जब आप देख रहे हो कि P की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, टाइम टेकन। और प्लस क्या शो कर रहा है, प्लस शो कर रहा है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसको शो कर रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक इक्वेशन है मेरे पास, 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। 4 मोल अमोनिया के 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 4 मोल NO और 6 मोल H2O बना रहे हैं, राइट। अब अगर मुझे इस रिएक्शन को मैं समझूं तो दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट होने ही वाली थी, उस वक्त तो केवल मेरे पास रिएक्टेंट ही था ना, केवल मेरे पास अमोनिया और ऑक्सीजन था। फिर धीरे धीरे अमोनिया और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया और नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगी तो उसमें मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी कंसीडर करूंगी। जब भी आप किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको भी कंसीडर करेंगे। क्योंकि जब आपने स्टोइकियोमेट्री पढ़ी थी क्लास 11th में, फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट में, वहां पे आपने देखा था कि इनके बीच में रिलेशन होता है बेटा, कि 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तभी तो 4 मोल NO और 6 मोल H2O बनेगा, है ना। अगर आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज करोगे, तो इधर की वैल्यू भी तो चेंज होगी। तो इसीलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं अमोनिया की बात कर रही हूं तो अमोनिया के 4 मोल हैं हमारे पास, तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा 1/4 लेंगे, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि अमोनिया क्या है, रिएक्टेंट है, तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस क्या दिखाएगा कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/4 डेल्टा अमोनिया अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/5, क्योंकि 5 यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/4 प्लस का 1/4, क्योंकि ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह 1/6 प्लस का आएगा डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। तो जब भी आप ROR लिखेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, लेकिन रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे होंगे तो उनके साथ माइनस आएगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रहे होंगे उनके साथ प्लस आएगा। दोनों ही केस पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा। ये लिखने का तरीका है। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। लेकिन जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसी सिंगल स्पीसीज का लिख रहे हैं, किसी आप रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का रेट नहीं लिख रहे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो एक दूसरे के रिलेशन में है, पूरी रिएक्शन में एक दूसरे के रिलेशन में है। लेकिन अगर आप सिंगल स्पीसीज का रेट लिख रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि जो NO है उसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा वो निकाल रहे हो, तो बेटा वहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा, सिर्फ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन टाइम टेकन आएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल रहे हो तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, यहां पर भी कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो ये स्टार कर ले एक इंपॉर्टेंट चीज,
रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन अगर सिंगल स्पीसीज का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिख रहे हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लगाना है। इस तरह से आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यूनिट की बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो क्या होगी यूनिट? देखो बेटा, ऊपर क्या ले रहे हो आप? कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो, नीचे टाइम ले रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपॉन टाइम ही तो है मेन फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है, और टाइम एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग सेकंड में है, तो क्या हो जाएगी यूनिट? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर आपको किसी रिएक्टेंट स्पीसीज या प्रोडक्ट स्पीसीज गैसियस फेज में है और उसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह उसके पार्शियल प्रेशर को लेंगे, और वो अगर एटीएम में है तो एटीएम सेकंड इनवर्स हो जाएगी उसकी यूनिट, राइट। अब हमने बात करी आरओआर की, लेकिन जो हम ये आरओआर है, जो रेट है रिएक्शन का, वो दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए, एवरेज रेट हम कहाँ पर निकालते हैं? एवरेज रेट निकालते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट कहाँ? विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कितना चेंज हुआ है रिएक्टेंट में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कितने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, कितनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटी है। तो जब हम बहुत ही पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, उससे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो जब रेट एवरेज में होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बड़ा चेंज होता है, तो डेल्टा लगाते हैं। डेल्टा थोड़ा बड़े चेंज के लिए लगाया जाता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ही है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इसके आगे डेल्टा लगाते हैं अगर हम बड़ा चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस चेंज कर रहे होते हैं, बहुत छोटा चेंज होता है, तो रेट क्या हो जाता है? डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है। एवरेज में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, बिग चेंज में डेल्टा लगाते हैं, छोटे चेंज में डी लगाते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी और प्लस डी पी अपॉन डी टी। दिस इज द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये तो बात हुई रेट ऑफ रिएक्शन की। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और सबसे पहला फैक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उनकी नेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखिए बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो आयनिक है या कोवेलेंट है। अगर आपका रिएक्टेंट आयनिक है, आपको पता है कि आयनिक रिएक्शन क्या होती है? बहुत फास्ट होती हैं। आयनिक रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। कोवेलेंट रिएक्शन में बॉन्ड बनते हैं, फिर वो टूटते हैं, पुराने वाले नए वाले बनते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है आयनिक के कंपैरिजन में कम होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट रिएक्टेंट। आगे, अगर आपके सारे के सारे रिएक्टेंट होमोजीनस है, मतलब सारे के सारे या तो गैस है, जैसे आपने अमोनिया की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके क्या बनाया? अमोनिया बनाया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, तो इनका जो एक ये कैसी रिएक्शन है? एक होमोजीनस रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जो होती हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू हेटेरोजेनस रिएक्शन। अगला हमारा पॉइंट है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता है बेटा कि जो प्रोडक्ट स्टेबल अगर होगा तो रिएक्शन फटाफट कंप्लीट होकर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगी, राइट। तो अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। या फिर हम ये कहें कि अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है, रिएक्टेंट हमारा अनस्टेबल है, तो वो क्या होना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। तो वो अनस्टेबिलिटी को अपनी खत्म करके स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, स्टेबिलिटी अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा फेज पर भी डिपेंड करता है कि जो आपकी रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं,
एक दूसरे से टकराते हैं, फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं। तो जो गैस का ROR है वो ज़्यादा होता है। अगर आपका रिएक्टेंट गैसियस फेज में, एक आप वही रिएक्टेंट अगर लिक्विड फेज में, वही रिएक्टेंट अगर सॉलिड फेज में, तो कहाँ पर ROR ज़्यादा होगा? गैसियस फेज वाले में ज़्यादा होगा। अगर सिर्फ सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो अगर आप सॉलिड की रिएक्शन करा रहे हो तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारी रिएक्शन में एरो के ऊपर लिखा होता है फाइनली डिवाइडेड निकल, ओके, या फिर लिखा होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, या फिर लिखा होता है आयरन फाइलिंग्स। क्या होता है वो निकल का चूरा यूज करते हैं, प्लेटिनम का चूरा यूज करते हैं, उसको पीस के उसका पाउडर यूज करते हैं। पूरा वो टुकड़ा भी तो रख सकते थे, क्योंकि जब आप उसका चूरा बना देते हो, जब आप उसका पाउडर बना देते हो, तो जो पाउडर होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तो भाई जो सॉलिड जो ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर आप चीनी पाउडर फॉर्म में घोल रहे हो और एक है आप क्यूब्स की फॉर्म में, किस में जल्दी घुलेगी? पाउडर वाली तो डालते ही घुल जाएगी, लेकिन जो आपके क्यूब्स अगर डालते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा घुलने में। तो क्यों, किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है वहाँ पे रिएक्शन? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। अब उसके बाद हमने बात की थी ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट की, और अब हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे ROR डिपेंड करती है। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो पहले बेटा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकालते हैं तो हमें पता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, धीरे धीरे कम होती रहती है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, और कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकाल रहे हो रिएक्टेंट की तो ये धीरे धीरे कम होगी, और अगर प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हो तो ये धीरे धीरे क्या होगा बेटा? बढ़ता जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। देखिए आपने ROR पढ़ लिया। ROR क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें हम क्या कह रहे थे? उसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की भी बात कर रहे थे, उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की भी बात कर रहे थे, ठीक है। उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी यूज कर रहे थे। हम कह रहे थे कि जितने रेट से कोई रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, उतने ही रेट से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये हमारा ROR बता रहा था। ROR कह रहा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन केवल और केवल बात करेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसी को हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो कोई रिएक्शन है, स्मॉल a यहाँ पर और स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d आर रिएक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ ROR में यूज करने हैं, RLE यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूज नहीं करने। और हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। तो एक मेरे पास स्पीसीज एक है A है और दूसरी स्पीसीज Y है। तो मैम आपने ये XY क्या लगाया है? बेटा X और Y अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ये ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ठीक है, कि कितनी दर से रिएक्टेंट कम हुआ है। ये हमको पता कैसे चलेगा? ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हम इसको जो हमें डेटा दे रखा होगा उससे निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि X और Y को हम अपनी मर्जी से नहीं लिखते, रिएक्शन को देखकर नहीं लिखते, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको डेटा से कैलकुलेट करना होता है। ये कैलकुलेशन से आता है, ठीक है। ये कोई थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है कि X और Y की वैल्यू फिक्स होगी। ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगी और ये आपको रिएक्शन को देखकर निकालनी होगी। तो रेट को हम कहते हैं -dr/dt, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और माइनस क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना। तो रेट को हम क्या कह सकते हैं? -dr/dt, अभी ROR में पढ़ा था, इज इक्वल टू
k a की पावर x b की पावर y। अब ये k कहां से आया? प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करूं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म की फॉर्म में, तो जो ये एक एक्सप्रेशन आता है इसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन या RLE कहते हैं। बेटा बार बार एक बात बोल रही हूं कि ROR और RLE बोथ आर डिफरेंट। ROR में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जितनी दर से वो डिक्रीज हो रहा होता है, और प्रोडक्ट जितनी दर से इंक्रीज हो रहा होता है, उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखते हो तो उसे कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, RLE, राइट। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। ए क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, B क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, और ये x और y क्या है? दीज आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x इन रिस्पेक्ट ऑफ A एंड y इन रिस्पेक्ट ऑफ B। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में गिवन होगा या क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा जिससे आप निकालेंगे, अपने आप से नहीं लिखना है। K क्या है? K इज अ रेट कांस्टेंट। K को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर आपने लगाया था। वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसका नाम होता है, या फिर कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। एक बार एक जेई के एग्जाम में या फिर नीट के एग्जाम में उसने रेट कांस्टेंट नहीं लिखा, वहां पे लिख दिया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसलिए इनके तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी में तीनों ही नाम आपके गिवन है। के को हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट क्योंकि रिएक्शन की वेलोसिटी या रिएक्शन की स्पीड बता रही है ये चीजें, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं, राइट। अब इस रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होता है रेट कांस्टेंट? अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो ROR क्या होगा? रेट क्या होगा? वो के इक्वल होगा। रेट क्या होगा? के इक्वल होगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी ले ले तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ये भी बेटे बहुत बार पूछता है कि के की यूनिट क्या होगी। देखिए के की यूनिट निकालने के लिए मैंने ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? रेट क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ही तो है, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम लिख लिया। और ये ए और बी क्या है? इनकी सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। इसकी पावर मैंने एन कर दी। एन कैसे आया? एक्स प्लस वाई को, एक्स और प्लस वाई को मैंने एन कह दिया यहाँ पे, है ना। ऐड करके लिख दिया जो भी वैल्यू है। मान लो 1 और 1 है तो 2 हो जाएगी एन की वैल्यू, 0 और 1 है तो 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो की पावर एन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन जब ऊपर जाएगा, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 1 माइनस एन हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है, तो हमारी यूनिट क्या आ गई के की? सॉरी, यूनिट ऑफ के आ गई हमारी मोल पर लीटर, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगर आपको यूनिट पता चल जाती है ना, मान लो यूनिट दे रखी है वहां पे, आप उसे देखकर ही रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट्स ऑफ के डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं 2 मिनट बाद बात करेंगे, उससे पहले हम ये तो बात कर लें व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? देखिए, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के ऊपर अभी जो हमने ये पावर लगाई है एक्स और वाई, राइट। रिएक्टेंट की जो पावर लगाई हुई है एक्स वाई जेड जो भी लगी हुई है, उनका जो सम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हो वहां पर रिएक्टेंट की जो पावर है उनका सम कर देते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन से आएगा, ROR से नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन से नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में आपको कोई रिएक्शन देगा, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए देगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख दोगे। उसके बाद आपसे कहेगा उसकी ऑर्डर बताओ, जो आपने पावर लगाई है उनको ऐड करके ऑर्डर बता दोगे, और फिर अगर यूनिट पूछ रहा है तो फिर यूनिट निकाल दोगे, ठीक है।
जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है हमारा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं के की यूनिट से भी। ये हमने पहले भी बात करी थी कि के की जो यूनिट है वो रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करती है। कैसे? आपने जब ये यूनिट निकाली थी आपने कहा था मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे भाई आपने यही तो कहा है कि जो पावर का जो सम है वही ऑर्डर है। पावर का सम x प्लस वाई का सम मैंने n लिखा है ना, तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर आपका फॉर्मूला है मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपका ऑर्डर जीरो है, n की वैल्यू जीरो है, तो फॉर्मूला क्या, तो यूनिट क्या आ जाएगी के की? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट। और अगर n की वैल्यू, ऑर्डर की वैल्यू 1 है, ऑर्डर की वैल्यू अगर 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये चीज तो खत्म हो जाएगी, तो यूनिट क्या आ जाएगी? सेकेंड इनवर्स। इसी तरह अगर आपका ऑर्डर 2 है रिएक्शन का, तो 1 माइनस 2 करोगे, 1 माइनस 2 का मतलब क्या है? -1 वैल्यू हो जाएगी, तो मोल पर लीटर इनवर्स में आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड -1। अगर फ्रैक्शन में है, -½ है, तो 1 माइनस -½ क्या हो जाएगा? 3/2, राइट। तो मोल पर लीटर की पावर 3/2 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हम किसी की भी, जीरो है, ऑर्डर कुछ भी है, हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं उसके लिए के की, या फिर हमें के की यूनिट दिखाई दे रही है तो उससे हम ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है ऑर्डर निकालने का। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन है और वो आपको कह रहा है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, उसने रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है। उसने कहा रेट लॉ एक्सप्रेशन A प्लस बी गिव्स सी, और इसने कहा रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन या तो देगा या आपको लिखना होगा। अगर आपको लिखना होगा तो आपको ऑर्डर वहां दिया होगा, ऑर्डर नहीं दिया होगा तो कोई डेटा दिया होगा। भाई कुछ ऑर्डर, कुछ दिया होगा डेटा, तभी तो आप इसकी पावर निकाल पाओगे ना। पावर अपनी मर्जी से नहीं लिखनी। मैम क्या हम पावर ये लिख सकते हैं, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो इसकी पावर, तो इसकी पावर, इसकी भी 1 लिख दो, इसकी भी 1 लिख लो, ये होना चाहिए रेट लॉ एक्सप्रेशन? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पावर में नहीं जाते। स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से ऑर्डर डिटरमाइन नहीं होता सभी रिएक्शन के लिए, ठीक है। ऑर्डर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो कैलकुलेट किया जाता है रिएक्शन में जब रिएक्शन प्रोसीड करती है, राइट। वो कभी भी रिएक्शन को देखकर नहीं निकाला जा सकता। तो ये जो, जब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा हो, वहां जो पावर दे रखी हो उनसे ही ऑर्डर निकलेगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? 2, इसकी पावर 1 है, 2 + 1, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ये कह रहा है कि जो रेट है रिएक्शन का, जो रिएक्शन का रेट है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है और बी की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ए की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, बी की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ए की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है आपको वहां पे RLE दे, यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 0 लिखे। तो ये कह रहा है, इस एक्सप्रेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो रेट है रिएक्शन का वो केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, केवल ए पर। बी की पावर तो 0 है, इसका मतलब बी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन। बी की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, रिएक्शन को उससे कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल ए की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखकर हम रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर यूनिट को देखकर, के की यूनिट को देखकर हम रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, राइट। ग्राफ की हेल्प से भी हम रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं कि भाई जो रिएक्शन होती है इसमें जितने जितने मोल रिएक्ट कर रहे होते हैं वही पावर पे लग जाते हैं और उससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। जी नहीं, जो जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, वो ऑर्डर नहीं होता रिएक्शन का, वो मॉलिक्यूलरिटी होती है।
देखिए कैसे, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, हमने बात की कि जो रिएक्शन है वो कैसे होती है, जब पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एटम होते हैं, आयंस होते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में एक साथ टकराएंगे, वही उनकी क्या कहलाएगी, मॉलिक्युलैरिटी कहलाएगी। लेकिन ये शर्त है कि जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए। मैम क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक मिनट रुक जाओ, मॉलिक्युलैरिटी समझा दूं, उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझाऊंगी क्या होता है। देखिए अभी आप इतना समझ लें कि हम जो मॉलिक्युलैरिटी है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हम मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हमें कोई रिएक्शन दे रखी है A + B गिव्स C और हमें लिखा हुआ है, हमें बताया हुआ है दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। यहाँ पे A ने B के साथ, A के मॉलिक्यूल B के साथ टकराए और उन्होंने C बना दिया। अब इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूं तो रेट इज इक्वल टू हो, रेट लो एक्सप्रेशन जो है इस रिएक्शन का वो है K, A की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन। मॉलिक्युलैरिटी इस रिएक्शन में 1 मोल A 1 मोल B से टकराया है, तो इसकी जो मॉलिक्युलैरिटी है वो 2 हो जाएगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। याद रखेंगे जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं उनमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा होता है वही रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होती है, वही रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होती है एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है क्योंकि यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, ऑर्डर 2 है। ऑर्डर रिएक्शन में कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन वहां मेंशन है तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर की वैल्यू सेम होती है। बेटा ये ट्रिक है एक, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन कहा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो उस रिएक्शन के अंदर हो सकता है कि मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो, अगर कोई डेटा गिवन नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं बता रहा। फॉर एग्जाम्पल NH4NO2 जब टूटता है N2 और 2H2O में, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ NH4NO2 पर, और NH4NO2 का एक मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, और रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी क्या है, 1 है। इस तरह से एलिमेंट्री रिएक्शन को देखकर, उनके रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखकर हम ऑर्डर निकाल सकते हैं और मॉलिक्युलैरिटी निकाल सकते हैं। डिटेल में ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हम बात करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, तो जब हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन हमारी 2 तरह की हैं, एक है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ओके, आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ना रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, A B में जाएगा, B C में कन्वर्ट होगा, C D में कन्वर्ट होगा, तब जाके कहीं प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो कई स्टेप में अगर रिएक्शन हो रही होती है उसको मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। ये नहीं है कि पहले कोई इंटरमीडिएट बनेगा देन फिर प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होगा, सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन गुल्डबर्ग और वागे के लॉ को फॉलो करती है, मास ऑफ एक्शन के लॉ को, और इन वाले रिएक्शन को देखकर ही जो इन रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम एज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे H2 + I2 gives 2HI, और हमें कहा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट। और इसका मुझे अगर ऑर्डर बताना है तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं
लिखूंगी रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट विल बी H2 की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और I2 की, और ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 2। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे देखकर हम क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी तो रिएक्शन की बता ही सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं, मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करूं, मल्टी स्टेप रिएक्शन में सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, और उन एलिमेंट्री रिएक्शन में एक स्टेप क्या होगा, वो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जिसे हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहेंगे, और उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का ही हम रेट निकालेंगे। जो हम रिएक्शन का रेट निकालेंगे वो उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पर ही डिपेंड करेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, राइट। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकालना बहुत मुश्किल होता है, हम नहीं बता पाते क्योंकि सेवरल स्टेप में रिएक्शन होती है, लेकिन हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम कैलकुलेशन से निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को अगर हम कंपेयर करें तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। आप यूनिट ऑफ के से निकाल सकते हो, आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखकर निकाल सकते हो, आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाले जो रूल है उसको लगाकर निकाल सकते हो, आप ग्राफ से निकाल सकते हो। देयर आर सो मेनी मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है ये थ्योरेटिकली डिटरमाइंड करती है। हम ये मान लेते हैं कि भाई 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2। ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन का भी निकाला जा सकता है और कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि दोनों में ही आपको क्या करना है, दोनों में ही आपको कैलकुलेशन करनी है। बट जो मॉलिक्यूलरिटी है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन की ही हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, राइट। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आधी हो। मॉलिक्यूलरिटी आधी का मतलब कभी आधा मॉलिक्यूल थोड़े रिएक्ट करे, मतलब आधा मॉलिक्यूल थोड़े टकराएगा कि आधा टकरा रहा है, मॉलिक्यूल तो पूरा ही टकराएगा, तो कोलिजन तो वहां पर पूरा ही मॉलिक्यूल का होगा। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी बेटा। ऑर्डर कब 3 से ज्यादा हो सकता है, ऑर्डर 3 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा जो मॉलिक्यूलरिटी है वो बहुत रेयर होती है और बहुत इस तरह की रिएक्शन बहुत धीरे धीरे प्रोसीड करती हैं, आप उनका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। उसका रीजन क्या होती है, होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल इज वेरी लो। एक साथ 3 मॉलिक्यूल टकराएं और वो जो टकराना हो उनका जो कोलिजन हो वो इफेक्टिव भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए जो मॉलिक्यूलरिटी है वो इक्वल टू 3 और लेस देन 3 होती है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है, इक्वल टू 3 या लेस देन 3 होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती। ये पॉइंट याद रखेंगे आप। अच्छा, फिर हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। पहले हम जीरो ऑर्डर की इक्वेशन की बात करते हैं। देखो जीरो ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जीरो ऑर्डर का मतलब है कि जो रेट है रिएक्शन का वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर अगर 0 है इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसी रिएक्शन जहां पर रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उन रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो रिएक्टेंट की पावर अगर 0 है तो जो रिएक्शन होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। देखिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए रेट क्या लिखेंगे, आर डिसअपियर हो रहा है। पहली बात जो आर ओ आर पढ़ाया था, आर डिसअपियर हो रहा है माइनस डी आर अपॉन डी टी, है ना। ये क्या है, ये आर ओ आर है। और रेट आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आर नॉट है और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या लगाया है, के लगाया है। दिस इज द आर एल ई, रेट लो एक्सप्रेशन लिख लिया, दोनों को कंबाइन कर लिया। देखो कैसे, जब मैंने आर ओ आर लिखा तो आर ओ आर था मेरा माइनस डी आर अपॉन डी टी। उसके बाद जब मैं रेट लो एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, रेट लो एक्सप्रेशन है कि भैया जो रेट है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, इसकी पावर 0 है बच्चा यहाँ पे,
रेट लॉ एक्सप्रेशन जब मैंने इसका लिखा तो इसमें क्या था, जो रेट है रिएक्शन का, यहां से 0 हटाएंगे, हाँ, जो रेट है रिएक्शन का वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि उसकी 0 पावर है, राइट, 0 पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हो गया, ये RLE हो गया, ये ROR हो गया। तो ROR माइनस dr अपॉन dt था, तो ROR की जगह हमने रख दिया। तो रेट इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k r की पावर 0। अब r की पावर 0 तो आपकी क्या हो गई, 1 हो गई इसकी वैल्यू, तो ये तो 1 हो गया, राइट। तो क्या रह गया हमारे पास, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k, dt को अगर उधर ले जाएं माइनस के साथ तो dr इज इक्वल टू माइनस k dt। और अगर हम दोनों तरफ इक्वेशन को इंटीग्रेट कर ले तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी दिस इक्वेशन, r इज इक्वल टू r0 माइनस kt, वेयर r इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो बची हुई है, जब हम रेट निकाल रहे हैं रिएक्शन का उस टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की दैट इज r, और जो इनिशियल हमने ली थी जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी दैट इज r0। तो r0 इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, r is equal to final concentration of reactant, and this is the equation, r is equal to r0 minus kt। देखो ये रिएक्शन अगर हम concentration of A, मतलब concentration of r लिखो यहाँ पे, r की concentration में और t में अगर हम ग्राफ निकालें, जो concentration इस वक्त रिएक्टेंट की प्रेजेंट है उसमें और टाइम में अगर हम ग्राफ निकालें तो जो ग्राफ है वो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप वाला हमें ग्राफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद नेगेटिव स्लोप। r इज इक्वल टू r0 माइनस के टी, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहां पर जो माइनस k है वो क्या देगा हमें, दैट इज द स्लोप, राइट। r0 क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या है, माइनस k है, नेगेटिव स्लोप है। समझ आ गया, ये ग्राफ है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब आप कॉन्सेंट्रेशन में और टाइम में ग्राफ निकालते हो। अच्छा, दूसरा हमारी चीज आती है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, टी हाफ से शो करते हैं। क्या होती है हाफ लाइफ, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, जिस टाइम में रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए उसे हम उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो आधी हो जाए, इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आर क्या हो आपका, क्या हो जाए बेटा, जो आर है आपका वो r0/2 रह जाए। आर क्या रह जाए, r0/2। r0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो आधी रह गई, उसकी वैल्यू जितने टाइम में आधी रह गई उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन कहेंगे। और जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू होती है r0/2k। अच्छा, जो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कहां पर देखते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नोट करेंगे फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, these reactions are zero order reaction। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो होती हैं ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। और डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर, जैसे कि अमोनिया का डिसोसिएशन हो जाए आयरन के ऊपर, या फिर गोल्ड सरफेस पर डिसोसिएशन हो जाए गैस का। तो ये जो डिसोसिएशन है गैस का किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अंडर हाई प्रेशर, वो जो रिएक्शन है सारी की सारी गैस के डिसोसिएशन की जो रिएक्शन है वो सारी होंगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ है, इनको भी नोट करेंगे। जीरो ऑर्डर के ग्राफ भी पूछता है एग्जाम में, आपको ग्राफ दे देगा और आपसे पूछ लेगा रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑर्डर हम बहुत सारे मेथड से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हम ग्राफ से भी कैलकुलेट करते हैं। अगर रिएक्शन का जो रेट है, जो रिएक्शन का रेट है और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, रिएक्शन के रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर हम ग्राफ निकालें फॉर जीरो ऑर्डर, हमें पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट है वो डिपेंड ही नहीं करता। जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि उसकी पावर तो जीरो पर डिपेंड कर रहा है ना, मतलब डिपेंड ही नहीं करता। तो इसीलिए जो रेट है रिएक्शन का वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पर। लेकिन अगर हम जब हम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, रेट की बात नहीं कर रही हूँ, रेट और कॉन्सेंट्रेशन, रेट और टाइम, वहां तो आपको बेटा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन
अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ निकाल रहे हो, ये ग्राफ अभी निकाला था, तो आपको नेगेटिव स्लोप के साथ आपको यहाँ पर ग्राफ मिलेगा। अगर आप हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ निकालोगे इस वाली इक्वेशन से, तो आपको जो स्लोप है वो मिलेगा 1/2 के स्लोप, और ये आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, जो कि 0 से पास हो रही होगी लाइन, है ना, पॉजिटिव स्लोप के साथ आपको ग्राफ मिलेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमने इक्वेशन देखी, उसकी हाफ लाइफ हमने डिस्कस की। हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखेंगे, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखेंगे, और इसके जो चारों ग्राफ हैं ये याद रखेंगे। इसके बाद करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट की पावर के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अगर इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो क्या होगा, ROR इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, और R है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जिसकी पावर 1 है। ठीक है, ROR जो हमने सबसे पहले लिखना सीखा था वो क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस dR/dt। तो मैंने ROR की जगह माइनस dR/dt लिख दिया, माइनस dR/dt इज इक्वल टू KR। अब हम इस dt को अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, और R को नीचे ले आए, दोनों हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक तरफ ले आए, dR/R इज इक्वल टू माइनस के dt, और इसका हमने कर दिया दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो हमें फाइनल रिएक्शन क्या मिलने वाली है, फाइनल इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303/T log R0/R, मतलब log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बेटे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं कंसीडर होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। यानी कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी आपने ली थी, और ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जब आप चेक कर रहे हो, जब आप रेट निकाल रहे हो, जब आप जिस टाइम पर आप देख रहे हो उस वक्त कितनी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन यूज होती है जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टाइम निकालना होता है या उसका रेट कांस्टेंट निकालना होता है, तो हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। हाफ लाइफ की बात करें अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो हाफ लाइफ आपको जैसे पहले भी बताया है वही डेफिनेशन होगी कि जिस टाइम में रिएक्शन आधी प्रोसीड हो जाएगी, या जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो 50% रह जाएगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो उससे हम कहते हैं हाफ लाइफ। और यहाँ पर जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, T हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693/K। इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं आई है रिएक्टेंट के, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केवल T हाफ किस पर डिपेंड कर रही है, रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है, K पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती, 100% कंप्लीट नहीं होती ये रिएक्शन, ये याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसके, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव डिके होते हैं न्यूक्लियाई के, वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और जो बैक्टीरिया के जितनी भी रिएक्शन है उसके ग्रोथ की और डिके की, वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के वाया ही होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तब तो आप ये वाली रिएक्शन लगाओगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चीजों को रखोगे। लेकिन अगर गैसियस फेज है, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी रिएक्शन में, पार्शियल प्रेशर दे रखा है रिएक्टेंट का, तब आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो ये तो ये K इज इक्वल टू 2.303/T यही रहेगा, लॉग यही रहेगा। बस आपने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या करना है, पार्शियल प्रेशर लगाना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप क्या लगाओगे, उस टाइम जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, 2PI माइनस PT, PT इज अ टोटल प्रेशर, राइट। ये समझ में आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब आपके पास गैसियस फेज में है रिएक्टेंट और उसका आपको क्या दे रखा है, पार्शियल प्रेशर गिवन है। इस रिएक्शन को यूज करके हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ की। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के ग्राफ देखे थे, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ अगर हम देखें, रेट और
रेट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच की अगर हम बात करें, उसके बीच में ग्राफ खींचे, तो फर्स्ट जो जीरो ऑर्डर था वहां तो डिपेंड ही नहीं कर रही थी, स्ट्रेट लाइन आ रही थी पैरेलल टू द आर, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो आप जीरो ओरिजिन से पास होगी ये रिएक्शन, ये लाइन, ये ग्राफ आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट और टाइम के बीच में ये ग्राफ आता है। अगर हम log 10 r और टाइम के बीच में, यहाँ से ये log बेस 10 है और r के बीच में अगर ग्राफ निकालेंगे तो हमें ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा। और अगर टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर हमने बेटा ग्राफ निकाला, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर हमने ग्राफ निकाला तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। अच्छा, जो इसका स्लोप होगा, इस वाली रिएक्शन का जो स्लोप होगा k अपॉन 2.303, जो ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना, नीचे की तरफ जो स्लोप आ रहा है, ये k अपॉन 2.303 इसकी वैल्यू होगी इसके स्लोप की, राइट। तो ये सारा कुछ हमने बात करी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। न्यूमेरिकल निकालना है, आप इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, टी हाफ के लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे, गैसियस अगर आपको रिएक्टेंट दे रखा है तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, एंड देयर आर दीज 4 ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बात की है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बहुत सारे मेथड से निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड से, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेथड से, यूनिट ऑफ के से, और हाफ लाइफ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। देखिए, इसके लिए इक्वेशन होती है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो इक्वेशन है ये सारे ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल होती है। जीरो ऑर्डर के लिए जब हमने टी हाफ की बात की तो इसका हमारे पास क्या इसकी इक्वेशन आई थी, आर नॉट अपॉन 2k। इसका मतलब जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर मैं n की जगह 0 रखूं तो बिल्कुल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा टी हाफ। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में n की वैल्यू 1 रखने पर ये आर नॉट क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब आर नॉट पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स डिपेंड नहीं करती। सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हम टी हाफ निकालेंगे तो n की जगह अगर मैं 2 रखूंगी तो 1 माइनस 2 तो -1 आ जाएगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी हाफ। तो इस तरह से हम देखकर टी हाफ की जो हमारी वैल्यूज आई हुई होती हैं उसको देखकर हम निकाल सकते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, या फिर अगर हमें ऑर्डर दे रखा होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि उस रिएक्शन में अगर हमें ऑर्डर पता है तो टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो रिएक्शन होती है ये जो हमें अपीयर्स तो होती हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, लेकिन एक्चुअल में जब हम उन्हें देखते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही हमें मिलती हैं। मतलब कि ये देखने में हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लग सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह ही बिहेव करती हैं। इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। एक्चुअली दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जनरली सेम होता है ना, ये बात हम पहले कर चुके हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑर्डर भी वहां पर क्या होता है, वही जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का एडिशन होता है वही ऑर्डर होता है। तो क्या होता है इन वाली रिएक्शन में कि ये रिएक्शन देखने में हमें बाई मॉलिक्यूलर लग रही होती है, तो हमें लगता है इनका ऑर्डर भी क्या होगा 2, लेकिन बिहेव कैसे करती हैं, ये होती कैसी हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं। तो इसीलिए इनको कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके 2 एग्जाम्पल है, एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या होता है जब केन शुगर का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, H2O के साथ रिएक्शन करते हो एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो ये ग्लूकोज और स्टार्च में टूट जाता है। तो जब मैं इसका रेट लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगी, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट C12H22O11 की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे। और बेटा यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सिस में है, तो इसलिए उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। जिसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। तो कहने का मतलब है केवल और केवल इस
जो ये केन शुगर है C12H22O11, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर ही रेट डिपेंड करेगा, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल होगा। तो हम इसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि पहली बार देखने में हमें ये बाईमोलिकुलर लगेगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स लगेगी, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको समझेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह बिहेव करेगी, इसीलिए ये एग्जाम्पल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इसमें क्या होगा, एस्टर का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो एसिडिक एनवायरनमेंट में, ये एसिड में और अल्कोहल में टूट जाता है। तो जनरली क्या होना चाहिए, इन दोनों पर डिपेंड करनी चाहिए रेट, लेकिन रेट केवल ये एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो एक्सिस में है यहाँ पे। तो ये हमने बात की स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम पहुंचेंगे लास्ट टॉपिक पे। हमने बात कर ली है कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ता है। जनरली अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डबल हो जाता है, डबल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको, ये तो हमने जनरल बात की है ना, अगर हम इसको एक्यूरेटली निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन, वेयर K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। मैम ये क्या इक्वेशन है और इसमें ये सब चीजें क्या हैं, तो जरा इनको देख लेते हैं। K देखो वही है रेट कांस्टेंट जिसकी हम शुरू से बात करते आए हैं, K रेट कांस्टेंट है और R गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 8.314 रखनी है आपको, क्योंकि जो एनर्जी है वो जूल में लेंगे तो इसलिए R की वैल्यू 8.314 आएगी। A यहाँ पर क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जूल पर मोल में है एक्टिवेशन एनर्जी, इसीलिए मैंने R की वैल्यू 8.314 बताई थी। और टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन, और ये बताती है एक्यूरेटली टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। आगे आप कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे ये सब होता है, लेकिन ये सीधी सी बात है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ज़्यादा मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर आपस में टकरा कर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, अगर हमें दो रेट कांस्टेंट हो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर पर, तब हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, तो log K2 अपॉन K1, हमने इसी इक्वेशन का log लिया हुआ है ना, इस पे दोनों साइड हम log ले लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। याद रखेंगे कि T2 टेम्परेचर ज्यादा वाला टेम्परेचर है और T1 छोटे वाला टेम्परेचर है, कम वाला टेम्परेचर है, राइट। तो जो टेम्परेचर है वो किस तरह से डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसको आगे समझने के लिए एक थ्योरी है। अभी कोलिजन थ्योरी से पहले एक और थ्योरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो कंपाउंड होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो उनमें पुराने बॉन्ड होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर अपना बॉन्ड है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा, आयोडीन के अंदर भी अपना बॉन्ड है। तो क्या होता है कि ये पुराने बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूटते हैं और नए बॉन्ड उसी टाइम साइमल्टेनियसली फॉर्म होने लगते हैं, तो एक तरह का ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। देखिए यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बन जाता है, H टूट भी रहा है H से और इधर I से जुड़ भी रहा है। फिर इसके बाद ये इस इंटरमीडिएट जो है, ये जो एक्टिवेटेड, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर और आपको दो HI के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। होता क्या है यहाँ पे, अगर हम इसे ग्राफ से समझें कि पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में हमने जो ग्राफ बनाया हुआ, इससे अगर समझें तो H2 और I2 ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। जो ये A पॉइंट है ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकरा कर या टेम्परेचर बढ़ने पर धीरे धीरे इनकी एनर्जी बढ़ेगी।
इनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये इस सी पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर ये बनाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी that should be given to the reactant molecule already having some energy so that they can cross the energy barrier is called activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि इन मॉलिक्यूल ऐसा नहीं मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, लेकिन जो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है जिससे कि वो इस बैरियर को तोड़कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये एनर्जी बैरियर है, इसको तोड़कर कहाँ पहुंच जाए, इसको क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे वो इस बैरियर को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएंगे, प्रोडक्ट में पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप कोई रेस कर रहे हो और रास्ते में हर्डल्स लगे हुए हैं, तो अगर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी, जितने ज्यादा लोगों की एनर्जी होगी, वो उतने ज्यादा ही उन हर्डल्स को क्रॉस करके फाइनल पोजीशन पर, फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। वही हो रहा है यहाँ पे। तो इस जो ये एनर्जी है रिएक्टेंट और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच की जो ये एनर्जी है, जो रिक्वायरमेंट थी मॉलिक्यूल की, इसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी या EA से रिप्रेजेंट करते हैं। और EA किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी में से अगर रिएक्टेंट की जो अपनी एक्चुअल एनर्जी है उसे माइनस कर दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ये टोटल एनर्जी है बेटा। बेस लाइन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी क्या है, इट इज अ टोटल एनर्जी। अब टेम्परेचर के इफेक्ट को, जैसे हमने कहा था कि टेम्परेचर को अगर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ग्राफ से समझाया था बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया कि ग्राफ बनाया एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो जब टेम्परेचर T था, तो देखो ये ऊपर वाला ग्राफ एट टेम्परेचर T है और दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द एनर्जी बैरियर। तो मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अब अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कर्व वैसे तो नीचे आ गया, लेकिन ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ज्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं, एनर्जी बैरियर्स को ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर पा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ये वाली देखो, ये वाली चीज अब पूरी ये T+10 वाली चीज है, ये वाले भी और ये वाले भी। खाली टेम्परेचर T पे तो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल थे। जब आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एडिशनल मॉलिक्यूल और क्रॉस कर गए एनर्जी बैरियर को, यानी कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। ये हमने समझा इस काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाले ग्राफ से। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है और इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर ये तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात की, अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। जो कैटलिस्ट होता है ये वो सब्सटेंस होता है जो ऑल्टर कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। एक्चुअली ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है दोनों साइड से। रिएक्शन वो क्या करेगा कि ये ROR को तो बढ़ाता ही है, लेकिन एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कर देता है रिएक्शन को। ऑल्टरनेट पाथवे कैसे प्रोवाइड करता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अभी हमने बात की, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। देखिए ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये दिखा रहा है कि नॉर्मल चल रही है ये रिएक्शन विदाउट एनी कैटलिस्ट, लेकिन ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये विद कैटलिस्ट वाली। सेम रिएक्शन को अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली जो E' है ये हमारी कैटलिस्ट वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कम है, और विदाउट कैटलिस्ट वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे एनर्जी बैरियर को और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को, लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज नहीं लाता, सिर्फ क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कोलिजन थ्योरी को।
स्क्रीनशॉट। यस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कोलिजन थ्योरी। जो अब तक पढ़ा है उसी का थोड़ा सा समराइजेशन है। इस कोलिजन थ्योरी में क्या कहता है कि रिएक्शन इज पॉसिबल, कोई भी रिएक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड कोलाइड। भाई जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तभी तो रिएक्शन होगी, है ना। जब रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन सारे के सारी जो टक्कर होती है, जो कोलिजन होता है, वो इफेक्टिव नहीं होता, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ओनली इफेक्टिव कोलिजन या फ्रूटफुल कोलिजन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। केवल वही कोलिजन, वही मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे जिनका कोलिजन क्या होगा बेटा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो पहली बात कोलिजन थ्योरी ने कहा कि कोलिजन तो होगा, कोलाइड तो करेंगे मॉलिक्यूल, लेकिन दैट शुड बी इफेक्टिव कोलिजन। आगे इसने कहा है ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। टकरा रहे हैं, एनर्जी बहुत कम है, कोई फायदा नहीं उस टक्कर करने का, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। एक मिनिमम अमाउंट, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी जो चाहिए बैरियर, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उतनी एनर्जी अगर है मॉलिक्यूल के अंदर तभी वो टकराकर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होनी जरूरी है। आगे उसने कहा है फॉर इफेक्टिव कोलिजन ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपरली ओरिएंटेड। ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल, ऐसे टकरा रहे हैं, टक्कर ऐसे हो गई, कोई फायदा नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में मतलब दोनों का हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी वहां पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। टू गेट द प्रोडक्ट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैव टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। ये हमने बात कर ली, थ्रेशोल्ड एनर्जी है तभी वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा। Those reacting molecule whose total energy is equal or greater than threshold energy can only cross the energy barrier and hence give the product। केवल वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट देंगे जिनकी एनर्जी या तो टोटल एनर्जी जो उनकी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, वही तो बैरियर को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट को बनाएंगे। The number of collision that takes place per second per unit वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1 मार्क में कभी कभी पूछ लेता है, जिसको हम जेड से शो करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर एक रिएक्टेंट ए बी से टकराकर, ए के मॉलिक्यूल बी से टकराकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो डिपेंड करेगा, रेट होगा जेड ए बी ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी है, इतनी एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये हमने आर्हीनियस इक्वेशन से लिया है। लेकिन ए की जगह हमने जेड ए बी रख दिया है यहाँ पे। जेड ए बी क्या है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन फिर आगे इसको जब मॉडिफाई किया, देखो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है तो ये तो के इक्वल हो जाएगी इक्वेशन। हमने ये भी कहा था जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल होता है उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए एक यहाँ पर और फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस इक्वेशन में, के इज इक्वल टू पी जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर जेड इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड पी इज अ ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसको स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं कोलिजन थ्योरी को, तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि केवल वही मॉलिक्यूल टकरा कर कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे जिनमें एक मिनिमम एनर्जी होगी जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, उतनी एनर्जी होगी। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास, उनका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, और तीसरी बात प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होगा। दिस इज द समराइजेशन ऑफ दिस कोलिजन थ्योरी। और चैप्टर भी हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, रेट लॉ एक्सप्रेशन अलग चीज है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टेंट को रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आएगा। दूसरी बात, जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, रेट की बात कर ली, फिर फैक्टर्स की बात करी। फैक्टर्स में हमने बात की कि
रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, हमने उसके स्टेट की बात कर ली, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसकी बात कर ली, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेट, हमने उसकी भी बात की है जिसे आर्हेनियस इक्वेशन ने एक्सप्लेन किया, और फिर हमने कैटलिस्ट की भी बात कर ली। तो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट हो गया। आप क्या करेंगे, जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं बेटा उसका आप प्रिंट आउट ले लो, तो आपके छोटे से सेल्फ नोट्स तैयार हो जाएंगे। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।